वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम नावेद अख्तर है। मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। क्लियर है? आज जो हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 का बात करेंगे, जो कि आपका क्या है, इवोल्यूशन है। कोचिंग में ही, इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में ही आपका 99% क्या हो गया, इस चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। और इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि MCQ टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। क्या लिखा है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमको पता है भाई, जब हम पढ़ा रहे थे तो सिंपली हम बोले थे क्या है तुम्हारा, होमो सेपियंस है। क्या है तुम्हारा? होमो सेपियंस है। ऑप्शन ए में है होमो हेबिलिस, ऑप्शन बी में होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी में है होमो सोलेंसिस, ऑप्शन डी में होमो सेपियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? होमो सेपियंस हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाई। ये जो है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में है लमार्क, ऑप्शन सी में है मिलर और ऑप्शन डी में है डेवरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? चार्ल्स डार्विन। और हमको पता है कि चार्ल्स डार्विन को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, यानी इवोल्यूशन के जनक हम किसको बोलते हैं? चार्ल्स डार्विन को। और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? ये थोड़ा फैक्चुअल था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ने के, जैसे जो भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास 11th में थे तो उनको मैंने बताया था कि जो स्पेसीज होते हैं वो मिलकर जीनस बनाते हैं। स्पेसीज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेसीज मिलकर जीनस बनाएंगे, और बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम या फिर डिवीज़न बनाते हैं, और बहुत सारे फाइलम या डिवीज़न मिलकर क्या बनाते हैं? आपका किंगडम बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हमको पता है मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या है? होमो सेपियंस है। जो मॉडर्न मैन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। और यहाँ पर होमो सेपियंस आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? साइंटिफिक नेम है मैन के लिए। और हम पहले ही बोले हैं कि साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका क्या होता है, कि साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है, और सेकेंड वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है? स्मॉल होता है। तो यहाँ पर होमो में कैपिटल H लिखा है, और तुम्हारा सेपियंस में जो S जो स्टार्ट हुआ है वो स्मॉल s से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, जो होमो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिस को। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैन का जीनस बोल दे तो होमो लिख देंगे, और स्पेसिस बोल दे तो क्या लिख देंगे? सेपियंस लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि ऑर्डर क्या है, बताना है कि किस ऑर्डर से बिलोंग करता है एंड किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्पेसीज जो ह्यूमन है उसका स्पेसीज क्या है? तुम्हारा सेपियंस है। क्या है? सेपियंस है। जीनस क्या है? तुम्हारा होमो है। अगर हम लोग बात करेंगे फैमिली का तो क्या? होमिनिडी है। और अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर का तो क्या है? प्राइमेटा है। अगर हम लोग बात करेंगे किसका? क्लास का तो क्या है? मेमलिया है। अगर हम लोग बात करेंगे किसका? फाइलम या फिर डिवीजन का तो क्या है? कोर्डेटा है। अगर हम लोग बात करें किंगडम का तो ह्यूमन किसके अंदर आएगा? जो मॉडर्न मैन है वो किसके अंदर आएगा? एनिमल किंगडम के अंदर आएगा। क्या वो प्लांट किंगडम के अंदर आएगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। किस में आएगा? एनिमल के अंदर आएगा। जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि मैन इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन दी फॉलोइंग। यानी कि मैन है, यानी कि ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है, मॉडर्न मैन के बारे में बात कर रहा है, वो किस किस ऑर्डर से बिलोंग करता है और किस तुम्हारा फैमिली से बिलोंग करता है। तो थोड़ा देर पहले हम बताए कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है? तुम्हारा ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है, और तुम्हारा फैमिली जो है वो क्या है? होमिनिड है। बात है पर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट।
कि भाई हम लोग जब बात कर रहे थे यूरी और मिलर का एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो वो सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसको कर रहा था, तुम्हारा केमिकल थ्योरी को, किसको, रासायनिक सिद्धांत को। ऑप्शन ए में है केमिकल थ्योरी, ऑप्शन बी में है बायोजेनेसिस, ऑप्शन सी में है बायोजेनेसिस और ऑप्शन डी में है तुम्हारा पेनजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केमिकल थ्योरी को। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुआ किससे, केमिकल से हुआ। तो इसको सिंपली किसने बोला था, ओपेरिन और हेल्डन ने बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बगल में आंसर लिखा है तो हम उसको देखकर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट बुक है ना उसमें कहीं कहीं क्या है, ऑप्शन आंसर भी गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग माइंड नहीं करते हैं। उसको अगर गलत है तो हम उसको ठीक करेंगे, टेंशन मत लो। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन नॉन एज। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी। क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी हो जाएगा। कि अगर हम लोग मान लो किसी दो जीव का कंपैरिजन करते हैं, किसके केस में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं उसका, यानी कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, उसका विकासवादी संबंध देखते हैं कि उसका ओरिजिन किससे हुआ था। तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए एक वर्ड है, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए एक वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई बहुत सारे इवोल्यूशन के प्रूफ्स होते हैं, जैसे कि आपका वेस्टिजियल ऑर्गेन्स हो गए, मॉर्फोलॉजी हो गए, एम्ब्रियोलॉजी हो गए, इम्ब्रियो हो गए या फिर फॉजिल्स हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉजिल्स हो, क्या हो जाएगा, फॉजिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि भाई फॉजिल्स जो होता है वो किसी भी डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कुछ रिमेनिंग होता है, जिसको हम लोग फॉजिल्स बोलते हैं। अगर हम लाखों हजारों करोड़ों वर्ष के बाद भी उसको हम लोग देखते हैं तो इससे हमको क्या होगा, आसानी से हम पहचान पाएंगे कि इवोल्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज, नॉन डायरेक्शन अल्टरेशन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज। ऑप्शन ए में है जीन फ्लो, ऑप्शन बी में है म्यूटेशन, ऑप्शन सी में है जेनेटिक ड्रिफ्ट और ऑप्शन डी में है क्या, रिकॉम्बिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखे हम बढ़िया से, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है कि नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब डायरेक्शन मतलब क्या है कि इसमें भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा ना, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट अचानक हो जाएगा, सडनली हो जाएगा। अब वो देखता नहीं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या, उसमें एडवांटेज, ऐसे नहीं है कि भाई एडवांटेज होगा तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। वो कुछ नहीं देखता है कि एडवांटेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो अचानक क्या होता है, सडनली क्या होता है, चेंजेज आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एडवांटेजेस, ये देखता नहीं कि एडवांटेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। क्या है आपका, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। क्या है आपका, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द अर्लीस्ट होमिनिड्स इवॉल्व्ड अबाउट 4 मिलियन ईयर्स एगो वेयर। सबसे पहला अर्लीस्ट यानी कि सबसे पूर्व होमिनिड की बात कर रहा है जो कि इवॉल्व हुआ था 4 मिलियन 4 माया में, यानी कि 4 मिलियन ईयर एगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, यानी कि जब हम लोग बात किए थे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में तो वो एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए में है क्रोमोसोमल एबेरेशन, ऑप्शन बी में है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी में जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यही तो बता रहा था ना, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं बता रहा था तुमको, P + Q = कितना होता है, P + Q = कितना होता है, 1 होता है। अगर P + Q का मान अगर 1 से ज़्यादा हो या फिर 1 से कम हो तो क्या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है किसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा मिस्टेक से ऑप्शंस रखने में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बुक फिलोसोफिक जूलॉजिक वाज रिटन बाय, यानी कि एक पुस्तक है फिलोसोफिक जूलॉजिक, उसको किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमार्क हो जाएगा।
इसको दिमाग में सेट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क। और थोड़ा देर पहले हम बोले थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तुम्हारा चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। और चार्ल्स डार्विन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा? एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर। भाई विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर, हमको पता है जो बटरफ्लाई और बर्ड्स का विंग्स के जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट है, ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर है और ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। और पहले हम बोले हैं कि एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट सेम इन फंक्शंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन्स हो जाएगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, भाई विंग्स ऑफ बटरफ्लाई जो है और बर्ड है उसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उसके ओरिजिन भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम क्या है? क्या करने का होता है? फ्लाई करने का। क्या होता है? फ्लाई करने का, उड़ने का। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस वाज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस जो था उसको किसने दिया था? तुम्हारा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर क्या था? एनालोगस ऑर्गन, थोड़ा देर पहले बोले थे। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि हु प्रपोज दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग ना बोलकर क्या लिखना पड़ेगा? लिविंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लिविंग लिखना पड़ेगा। लिविंग, लिविंग, सजीव। क्या लिखना पड़ेगा? लिविंग। ठीक है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा बी हो जाएगा, ओपेरिनेन हेल्डेन हो जाएगा। ओपेरिनेन हेल्डेन हो जाएगा। ओपेरिनेन हेल्डेन हो जाएगा। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज, ऑप्शन ए में है साइनोबैक्टीरियम है, ऑप्शन बी में है कीमो हेटरोट्रॉफ है, ऑप्शन सी में है ऑटोट्रॉफ है, ऑप्शन डी में है फोटो ऑटोट्रॉफ। इसको समझने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाएं। अब सुनो, जो फर्स्ट सेल्स थे वो क्या थे? एनारोबिक हेटरोट्रॉफ्स थे। जो फर्स्ट सेल थे वो क्या थे? एनारोबिक हेटरोट्रॉफ्स थे, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते थे? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे, वो दूसरे पर डिपेंड रहते थे। और वो क्या थे? तुम्हारा प्रोकैरियोट्स थे। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेल का, तो क्या है? तुम्हारा कीमो हेटरोट्रॉफ्स है, यानी कि क्या है? तुम्हारा पड़पोसी है। क्या है? तुम्हारा परपोसी है। ठीक है, पड़पोसी है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, नहीं बनाता है, वो क्या है? तुम्हारा कीमो हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले आया तुम्हारा क्या है? कीमो हेटरोट्रॉप्स आया, कीमो हेटरोट्रॉप्स आया, फिर तुम्हारा कीमो ऑटोट्रॉप्स आया, फिर तुम्हारा एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ आया, फिर तुम्हारा ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ आया। तो अगर हम लोग क्या करेंगे भाई? एन ऑक्सीजनिक, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा? तुम्हारा सल्फर रिलीज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या रिलीज होगा? तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज होगा। बढ़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, किसमें? क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 में लिखा है साइनोबैक्टीरियम नहीं, कीमो हेटरोट्रॉफ। वहाँ पर थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या तुम्हारा कीमो हेटरोट्रॉफ को दिखाया गया, फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं, ऑटोट्रॉफ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीमो हेटरोट्रॉफ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओपेरिन हेल्डेन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ठीक है, जो क्या बोला था? केमिकल थ्योरी दिया था, किसका? इवोल्यूशन का केमिकल थ्योरी दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था? जो क्या है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें क्या अवेलेबल नहीं था? ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा तुम्हारा मीथेन भी अवेलेबल था, हाइड्रोजन भी अवेलेबल था, वाटर वेपर भी अवेलेबल था, यानी कि वाटर जो था H2O जो था वो वेपर के फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ? 19 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्सेज ऑफ एनर्जी वियर वाज, वर्ड या फिर वाज? CO2 नहीं, क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन प्लांट्स नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर हम लोग अभी बढ़ेंगे किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो समजात अंग को समजात संरचना को दर्शाता नहीं। क्लियर है? तो क्या हम लोग बात किए थे अब दर्शाता नहीं है, अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर को नहीं दर्शाता है तो किसको दर्शाएगा? एनालोगस स्ट्रक्चर को। तो इसमें हमको खोजना पड़ेगा कि एनालोगस स्ट्रक्चर कौन है इनमें से।
ऑप्शन ए में है फोरलिम ऑफ वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। ये तो होमोलोगस ऑर्गेन्स है भाई, क्योंकि इसका क्या है तुम्हारा फंक्शन डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है डिफरेंट है। थॉर्न्स एंड टेंडिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, इसमें इसको भी हम लोग देखे थे होमोलोगस स्ट्रक्चर में, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि एनालोगस स्ट्रक्चर कौन सा है, होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन, ये भी तुम्हारा किस में आएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर में आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। यानी कि जो पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स है उसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है तुम्हारा सेम है। और वो फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अब बोलोगे सर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन का काम क्या होता है, वो क्या करता है, स्विमिंग करने का होता है। स्विम करने का, क्या करने का, स्विम करने का। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, यानी कि सर्वप्रथम लाइफ कहाँ ओरिजिनेट किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए तुम्हारा, वाटर में। ऑन लैंड में, इन एयर में, इन वाटर में, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाए, इन वाटर। क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो शरीर में होगा लेकिन नॉन फंक्शनल होगा। वो क्या है, पहले फंक्शनल था लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। शरीर में तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कॉक्सिक्स है, तो भाई ये भी तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। हम लोग पढ़े थे ना कॉक्सिक्स, जिसको हम लोग क्या बोले थे, टेल बोन बोले थे, कौन सा, कॉक्सिक्स, इसको तो पढ़े थे। तो ये राइट आंसर होगा क्या, नहीं होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है तुम्हारा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम बोले थे जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, तो वहाँ पर पढ़े थे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स ये भी तुम्हारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तुम्हारा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंख में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या है तुम्हारा, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि कॉक्सिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन अगर वेस्टिजियल ऑर्गन है तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑपोसिटी ऑफ आई हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा टारगेट में आंसर नंबर बी लिखा था जो कि सरासर गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, क्या है, प्रोडक्ट बनाने के लिए ही तो क्या करें, बायोरिएक्टर का यूज होगा ना। बायोरिएक्टर्स का यूज क्या होगा, कोई प्रोडक्ट को उत्पन्न करने के लिए होगा ना, कोई उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए होगा ना, ऑर्गेनिज्म को नहीं, मीडियम को नहीं, ऑल ऑफ दिस को तो नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस एल मिलर इज रिलेटेड टू, भाई एस एल मिलर जो था क्या बोला था, एस एल मिलर क्या था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ क्या था, कौन सा केमिकल थ्योरी, इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्या यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नहीं, वो तो लेमार्क से रिलेटेड था। न्यू डार्विनिज्म नहीं, न्यू लेमार्किज्म नहीं। ड्राइपिथिकस इज मोर सिमिलर टू गोरिल्ला, मैन, चिंपैंजी, एप। तो राइट आंसर क्या हो जाए, एप होगा, बताए थे तुम लोगों। Organic evolution was preceded by chemical evolution. The campaigns of this theory are, क्या है, the organic evolution was preceded by chemical evolution. The क्या लिखा है, campaigns of this theory are A.I. Operin, Halden, चार्ल्स डार्विन, एरेनियस, बाप्टिस्ट से। तो क्या होगा, राइट आंसर हल्डेन हो गया भाई, घुमा फिरा के केमिकल इवोल्यूशन में आ ही गया। तो क्या हो जाए तुम्हारा, होपेरिन एंड हल्डेन हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, मैन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो हम लोग बात करें कौन सा नहीं है, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो कि आंख में होता है वो तुम्हारा क्या है, जो आंख का रेड पार्ट होता है, तो क्या है तुम्हारा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। टेल वर्टिब्रा यानी कि कॉक्सिक्स की बात करें, ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा, नेल्स हो जाएगा। और हमको पहले ही पता है नेल जो होता है वो किसका बना होता है, केराटिन का बना होता है। किसका बना होता है, नेल केराटिन का बना होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेल ऑफ ह्यूमन जो बना होता है वो किसका बना होता है, नेल ऑफ ह्यूमन जो बना होता है वो किसका बना होता है, केराटिनाइज होता है, केराटिन का बना होता है। ये इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर होता है, जो एनिमल के पास क्लोज होता है ना, पंजा होता है, उसके बराबर होता है। तो क्या नेल वेस्टिजियल है, क्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को खुजाना है, इचिंग करना है, तो किसके मदद से करता है, नेल के मदद से करता है। तो इसीलिए क्या है तुम्हारा, वेस्टिजियल नहीं है। ओके, ये वेस्टिजियल तुम्हारा नहीं है। और ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन के। कहाँ क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख बंद करके मार दो, क्या हो जाएगा, नेल हो जाएगा, क्योंकि नेल क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जब हम लोग डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग बात किए थे ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन का। ये क्या था, मेन की कंसेप्ट था किसका, डार्विन का थ्योरी का, डार्विनिज्म का। और ब्रांचिंग डिसेंट में तो हम बोले ही थे।
और नेचुरल सिलेक्शन में तो हम बता ही थे, नेचर किसको सेलेक्ट करता है, जो ज़्यादा क्या होगा, सुपेरियर होगा, पावरफुल होगा। और ब्रांचिंग डिसेंट में क्या था, सब अपने हैबिटेट के अनुसार अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक रेशियो व्हाइल फूड मटेरियल्स इंक्रीज इन अरिथमेटिक रेशियो, इट इज स्टेटमेंट फ्रॉम। क्योंकि हमको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन का थ्योरी जो दिया था थॉमस माल्थस ने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माल्थस हो जाएगा। पहले लिखा ह्यूमन पॉपुलेशन, कहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रो करता है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में पूरा तेजी से ग्रो करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64। लेकिन जो तुम्हारा फूड जो है वो क्या है, लिमिटेड है ना, वो जो ग्रो करता है तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में। कौन सा प्रोपोर्शन में, अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में। ये किसने दिया था तुम्हारा, माल्थस ने दिया था, थॉमस माल्थस ने दिया, माल्थस ने दिया था। क्लियर है। हु आर दी फर्स्ट टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस। एक वर्ड को हमको समझ में आना चाहिए कि फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे बैठते हैं। फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस का सीधा सा अर्थ होता है फिक्स एट इट्स फिजिकल फॉर्म, डजंट मूव। यानी कि फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस क्या है कि भाई कोई भी स्पेसिस है वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ये है फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस है। ठीक है। अब इसको, इस कंसेप्ट को ये है कि फिक्स एट इट्स फिजिकल फॉर्म, यानी कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल फॉर्म है, वो क्या है, फिक्स होगा। अब इसको डिस्कार्ड जो किया था उसको किसने किया था, तुम्हारा लेमार्क ने किया था। कौन किया था, लेमार्क ने किया था। कौन किया था, लेमार्क ने किया था। तो यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा किस में, 30 में। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा, जीन बाप्टिस्टे लेमार्क। लेमार्क का ही पूरा नाम क्या है, जीन बाप्टिस्टे लेमार्क नाम। ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। आई होप वीडियो जो है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 21 मिनट का बन चुका है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया स्पेशली बनाया किसके लिए, जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इसीलिए आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो MCQs हैं, उसको लाएंगे और आप लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। और इससे क्या होगा ना, आप लोग एग्जाम में इजीली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।